स्टूडेंट्स, मेरा नाम मैरी क्यूरी है और क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से पहली दफा मैं फ्रांस में मिली थी। आइंस्टाइन ने एक लेटर में मेरे मुतालिक ये लिखा कि वो मेरे काम और जहानत से बहुत इम्प्रेस्ड और इंस्पायर्ड हुआ था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की साइंस के यूनिट नंबर 4 एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप, माहौल और ग़िज़ाई ताल्लुकात में बायोटिक अज्जा और उनके फूड चेन और फूड वेब से ताल्लुक पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में इकोसिस्टम, हैबिटेट और उनकी इकसाम को तफसील से पढ़ा, इस लेक्चर में हम बायोटिक अज्जा और उनके फूड वेब और फूड चेन से ताल्लुक पढ़ेंगे। बायोटिक अज्जा और इनका ग़िज़ाई जंजीरों और ग़िज़ाई जालों से ताल्लुक, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन विद फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। हर जानदार को एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल होती है। ज़मीन पर एनर्जी का बुनियादी जरिया सूरज की रोशनी है। पौधे सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके खुराक तैयार करते हैं, चनाचे पौधे प्रोड्यूसर्स होते हैं। जानवर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो पौधों या पौधे खाने वाले दूसरे जानवरों को खाते हैं। चनाचे जानवर कंज्यूमर्स हैं। एक कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर हो सकता है। जानदारों के दरमियान यह ग़िज़ाई ताल्लुक ग़िज़ाई जंजीर या फूड चेन कहलाता है। घास, ज़ेब्रा, शेर, पत्ते, लावा, परिंदे और उकाब। फूड चेन्स की मिसालें, एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन्स। घास के मैदान के हैबिटेट में घास का टिड्डा यानी ग्रास होपर घास खाता है। सांप घास के टिड्डे को खा सकते हैं। ये सांप एक उकाब की खुराक बन सकता है। समुद्री फूड चेन में एल्गी प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि बाकी जानवर कंज्यूमर्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट एंड द रिलेशनशिप विद फूड चेन एंड फूड वेब। आइए बच्चों, फूड चेन से मुतालिक एक वीडियो देखते हैं। फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। फूड चेन सिंगल पाथ है जिसकी मदद से हमें ह्यूमन हैबिटेट के खाने के बारे में पता चलता है। एनर्जी हासिल करने के लिए मटेरियल को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, लिहाजा सन एनर्जी का इनिशियल सोर्स है। फूड चेन ऑर्गन से स्टार्ट होती है जो कि एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना फूड खुद बनाते हैं। फूड चेन में मसाइल एनर्जी के फ्लो से आते हैं, लिहाजा ये हमेशा फूड से जाते हुए कंज्यूमर तक पहुँचती है। मिसाल के तौर पर ग्रास सन से एनर्जी हासिल करती है। ज़ीब्रा ग्रास को खाता है और फिर लायन ज़ेब्रा को खाता है। इसके बारे में ऐसे सोचें कि फूड जर्नी अगले ऑर्गेनिज्म के माउथ तक जा रहा है। चेन का इख्तिताम टॉप प्रीडेटर पर होता है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार नहीं होते, लेकिन ये अपनी मौत के बाद डीकम्पोज होकर कंज्यूम हो जाते हैं। फूड चेन में 4 स्टेप्स शामिल है। इनका लॉन्ग होना आम चीज नहीं है क्योंकि एनर्जी हर स्टेप में कम होती है और अगले ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी कम मुहैया होती है। ये रेस्पिरेशन के अमल में हीट की फॉर्म में कम होती है और ये वेस्ट मटेरियल जैसा कि एक्सलरेशन के दौरान भी कम हो सकती है। जब आप तमाम फूड चेन हैबिटेट देखते हैं तो इन तमाम को इकट्ठा मिलाकर फूड वेब हासिल होता है। ये डायग्राम बहुत से ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन के माबैन है। ये सब एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक से ज्यादा प्रीडेटर हैं और बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स एक से ज्यादा प्रीडेटर नहीं रखते। जब फूड वेब में तब्दीली आती है तो इसका मुख्तलिफ पॉपुलेशन पर मुख्तलिफ असर होता है। एक स्पीशीज एक्सटेंट हो जाती है और इसका इफेक्ट तमाम सिस्टम पर होता है जिसके नताइज को समझा नहीं जा सकता। चलें वुडलैंड एनवायरनमेंट की फूड वेब को लेते हैं। इस मिसाल में 11 मुख्तलिफ फूड चेन से फूड वेब बनाई गई है, लिहाजा हम देखेंगे कि स्पीशीज एक दूसरे पर कैसे इन्हिसार करती हैं। लिहाजा क्या मामला होगा अगर हम एक स्पीशीज को फूड चेन से रिमूव करें तो शायद ये एक्सटेंड हो जाए। खूब, फिगर आउट करते हैं। तमाम फूड वेब पर नजर दोहराएं। अगर हम ग्रास हॉपर को रिमूव करें तो स्पाइडर ज्यादा बीटल्स खाएगा और पॉपुलेशन कम हो जाएगी। हो सकता है कि एक्सटेंट हो जाए, फिर तमाम स्पीशीज पर नॉक ऑन इफेक्ट होंगे और ये बीटल्स को खाएगा। तमाम कुछ पॉपुलेशंस का साइज बढ़ जाएगा। अगर ग्रीन प्लांट को कम खाएंगे और इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी जो कि स्नेल के लिए मजीद फूड मुहैया करेगी। लिहाजा फूड वेब में एक लिंक की तब्दीली सिस्टम में बहुत बड़े फर्क का बायस बनेगी। फूड चेन और फूड वेब क्या है और इनकी कुछ मिसालें इस वीडियो में तफसील से देखते हैं। आपने फूड चेन और फूड वेब के बारे में मिडिल स्कूल साइंस में पढ़ा होगा। हर इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स वो प्लांट्स हैं जो अपनी एनर्जी सन से डिराइव करते हैं।
कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, और कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, और कंज्यूमर्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो टर्शरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। और थियोरेटिकली टर्शरी कंज्यूमर्स से भी ऊपर कंज्यूमर्स होते हैं, लेकिन जनरली इकोसिस्टम टर्शरी कंज्यूमर्स तक रुक जाता है, और ये आप समझेंगे क्यों जब आप एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे। तो सारे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के लेवल्स ट्रोफिक लेवल्स कहलाते हैं, और इसकी लीनियर रिप्रेजेंटेशन फूड चेन है। तो आप नोटिस करें कि फूड चेन में एरोज अपवर्ड्स हैं, डाउनवर्ड्स नहीं हैं। एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी फ्लो को। तो एनर्जी फ्लो कर रही है प्लांट से ग्रास हॉपर तक, ग्रास हॉपर से फ्रॉग, फ्रॉग से ईगल। फूड चेन हमें दिखाती है ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी अप द ट्रोफिक लेवल्स। और इसमें एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि एरोज डाउनवर्ड्स बनाए जाने चाहिए, क्योंकि ईगल खाता है फ्रॉग को, फ्रॉग खाता है ग्रास हॉपर को, और ग्रास हॉपर खाता है प्लांट को, मगर असल में ये अपवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा था, इस फूड चेन में प्लांट एनर्जी देता है ग्रास हॉपर को, जो कि एनर्जी देता है फ्रॉग को, और वो एनर्जी देता है हॉक को। तो जाहिर है ये फूड चेन का बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है। असल नेचर में एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर एक ट्रोफिक लेवल के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि आपको हर लेवल पर बहुत से ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। और एक और चीज़, कंज्यूमर्स एक ट्रोफिक लेवल में हमेशा के लिए नहीं रहते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हॉक टर्शरी कंज्यूमर कंसिडर किया जा सकता है, मगर ये माइस की तरह प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खा सकता है। ये कम्प्लेक्सिटी इनकॉर्पोरेटेड होती है फूड वेब के अंदर, और फूड वेब तमाम डिफरेंट रिलेशनशिप्स को दिखाता है और एनर्जी फ्लोज एक इकोसिस्टम के अंदर, या एटलीस्ट वो ट्राई करता है कि दिखाए। तो आप ये देख सकते हैं तमाम प्रेडेटर प्रेडेटर रिलेशनशिप्स, और इधर से स्टार्ट करके प्रोड्यूसर से ये फ़्लो करती है तमाम डिफरेंट प्राइमरी कंज्यूमर्स में, और इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा लेते हैं मुख्तलिफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स। और जिस तरीके से पहले बात हो रही थी कि ज़रूरी नहीं कि मुख्तलिफ कंज्यूमर्स एक ही ट्रोफिक लेवल पे रहें, यहाँ दिखाया गया है। तो म्यूल डियर एक प्राइमरी कंज्यूमर है, लेकिन इसको एक कायोटी खा सकता है, और कायोटी एक टर्शरी कंज्यूमर है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स कितने इंटरकनेक्टेड हैं, और ये रिफ्लेक्ट करता है इंटरकनेक्टेड कम्प्लेक्सिटी को बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स एक इकोसिस्टम के अंदर। इसीलिए एक चीज़ को इकोसिस्टम में चेंज करें तो बाकी चीज़ें ऑफ बैलेंस हो जाती हैं। एक और चीज़ जो कि आपको फूड वेब्स के बारे में मालूम होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें भी फूड वेब में होती हैं जो कि रिप्रेजेंट नहीं की जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली चीज़ है सन। सन अल्टीमेट सोर्स है तमाम एनर्जी की इस फूड वेब में, क्योंकि प्रोड्यूसर्स अपनी एनर्जी लेते हैं सन से और फिर डिसिपेट कर देते हैं फूड वेब के अंदर। और सेकंड चीज़ जो कि उधर होती है लेकिन दिखाई नहीं जाती, वो हैं डीकम्पोजर्स। और इसकी वजह यह है कि हर एनिमल से डीकम्पोजर्स तक एक एरो बनाना पड़ेगा, और ये बहुत सारे एरोज़ हो जाते हैं, और इसकी वजह से डायग्राम बहुत मेसी और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और डीकम्पोजर्स करते ये हैं कि वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकम्पोज करते हैं जब एनिमल्स या तो मर जाते हैं या वो पूप या पी करते हैं। और आखिरी चीज़ नोट करने की ये है कि मैंने जो आपको फूड वेब और फूड चेन की एग्जांपल्स दी हैं, दोनों टेरेस्ट्रियल एग्जांपल्स हैं यानी लैंड की, लेकिन मेरीन यानी पानी की फूड चेन फूड वेब एग्जांपल्स भी होती हैं जो कि इनसे सेपरेट हैं। फूड चेन और फूड वेब की एक और वीडियो देखें। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में डायग्राम्स ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप और डाटा को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये बार्स के बने होते हैं जो कि टॉप पर एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या इकोसिस्टम में हर ट्रॉफिक लेवल में बायोमास को दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मिकदारों को बताते हैं जो हम फूड चेन्स में देखते हैं और फूड वेब्स में। लिहाजा ये किस तरह काम करता है? पिरामिड का बॉटम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को जाहिर करता है। इस टॉप के ग्रिड पर सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर के साथ टर्शियरी कंज्यूमर होता है, यहाँ तक कि आप इस इकोसिस्टम में सबसे ऊपर लेवल पर पहुंच जाते हैं।
इकोसिस्टम में ये एनर्जी पिरामिड के ऊपर ट्रांसफर होती है। जैसा कि हर ऑर्गेनिज्म अगले लेवल में मौजूद ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करता है, तो बार की हाइट एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन बार की विड्थ इसकी मिकदार के मुतनासिब होनी चाहिए जो कि डिस्प्ले की जाती है। लिहाजा इकोलॉजिकल पिरामिड्स के नंबर्स के लिए बार की विड्थ फूड चेन में इस स्टेप पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बराबर है। इसके लिए यूनिट बायोमास के पिरामिड में ऑर्गेनिजम्स की तादाद होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स के बायोमास और एक कॉमन यूनिट को दिखाता है। इसके लिए ये ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर है। लिहाजा इन पिरामिड्स के नंबर्स की तरफ देखते हैं जो इस इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स के साइज पर डिपेंड नहीं करते। हमारे पास घास है जो खरगोश खाते हैं, फॉक्सेस जिन्हें ईगल्स खाते हैं। जैसा कि आप इस मिसाल को देख सकते हैं, घास के हजारों ब्लेड्स खरगोश खाते हैं जो कि फिर फॉक्सेस की खुराक बनते हैं, और फिर फॉक्सेस को बहुत से ईगल्स खाते हैं। जितने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे बार उतने ही वाइडर होंगे। नंबर ऑफ पिरामिड्स कुछ नाजुक होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक प्राइमरी प्रोड्यूसर बहुत से प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा ले, जैसा कि ओक ट्री जिस पर बहुत ज्यादा छोटे कैटरपिलर्स होते हैं। दूसरी तरफ बायोमास के पिरामिड्स बॉटम पर हमेशा बड़े होते हैं और फिर मजीद ऊपर जाते हुए छोटे हो जाते हैं। इसकी वजह नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को दिखाना है। वो इस ट्रॉफिक लेवल में टोटल मास की तादाद दिखाता है। इसके बारे में सोचें। एक कैटरपिलर का वजन करीबन 3 ग्राम्स है। एक ओक ट्री का वजन करीबन 30 टन्स होता है जो कि 32 मिलियन ग्राम्स होता है। लिहाजा 10 मिलियन कैटरपिलर्स एक ओक ट्री के मास के बराबर होते हैं, क्योंकि इस बार के लिए ओक ट्री कैटरपिलर्स के बार के लिए बहुत बड़ा होता है। अगरचे यहाँ बहुत से कैटरपिलर्स होते हैं, हो सकता है एक इकोसिस्टम में सिर्फ एक ओक ट्री होता है। चलिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स की डायग्राम का रिकैप लेते हैं। हम एक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं। बार्स हर ट्रॉफिक लेवल को जाहिर करती है और इनका ऑर्डर एनर्जी के बहाव को जाहिर करता है। पिरामिड्स के नंबर्स में बार की विड्थ इस ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिजम्स की तादाद को जाहिर करती है। पिरामिड्स बायोमास में बार की विड्थ इस ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिजम्स के बायोमास को जाहिर करती है। जानदार आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हर जानदार को सरवाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है, आइए इस वीडियो में तफसील से देखते हैं। आप जमीन में कहीं भी चले जाएं, जानदार आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हर छोटे जानदार से लेकर बड़े जानदारों तक हर जिंदा चीज को सरवाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? मादा और एनर्जी एक जानदार से दूसरे तक गुजरती हुई इन जानदारों को आपस में एक चेन की कड़ी की तरह जुड़े रखती है। यकीनन ये फूड चेन है। फूड चेन असली चेन नहीं है। ये दरअसल जानदारों के दरमियान ताल्लुक की बात करने का तरीका है और ये जाहिर करने का कि कैसे मादा और एनर्जी जमीन पर मौजूद हर जानदार के दरमियान बहते हैं और आप समेत ये फूड चेन का हिस्सा है। अक्सर चीजें एक से ज्यादा का हिस्सा हैं। जमीनी फूड चेन्स की तमाम एनर्जी सूरज से आती है। सूरज की एनर्जी रोशनी और हरारत की शक्ल में जमीन तक पहुंचती है। पौधे कुछ एनर्जी महफूज करके इसे खुराक में फोटोसिंथेसिस के जरिए तब्दील कर देते हैं, क्योंकि पौधे सूरज की एनर्जी से अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। हर फूड चेन प्रोड्यूसर से शुरू होती है, मसलन घास। ऐसा इसलिए है क्योंकि जानवर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इन्हें खाने या एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए दूसरे जराए की जरूरत होती है, इसलिए जानवरों को कंज्यूमर्स कहा जाता है। फूड चेन में दूसरा लिंक कंज्यूमर्स का होता है। जो पौधे खाते हैं उन्हें हर्बीवोर कहते हैं। जब कोई जानवर पौधे खाता है तो पौधे की सूरज से ली हुई कुछ एनर्जी जानवर के जिस्म में मुंतकिल हो जाती है, जहां वो दीगर काम जैसे कि चलना, फिरना, सांस लेना और नशोनुमा के लिए इस्तेमाल होती है। हर्बीवोर को प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। प्राइमरी का मतलब पहला है। एक जानवर जो पौधे खाता है वो फूड चेन में पहला कंज्यूमर होता है। चलिए फूड चेन में खरगोश को शामिल करते हैं।
इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं। फूड चेन में दूसरा कंज्यूमर कार्निवोर कहलाता है, जो दूसरे जानवर को खाकर अपनी एनर्जी हासिल करता है। हो सकता है कि लोमड़ी हमारा खरगोश खा जाए। जब लोमड़ी खरगोश को खाती है तो खरगोश की घास से हासिल करदा एनर्जी लोमड़ी में मुंतकिल हो जाती है। यहाँ एक सादा फूड चेन खत्म हो जाती है। खरगोश घास खाता है, फिर लोमड़ी खरगोश को खा जाती है। वो एनर्जी जो सूरज से आई और घास में मुंतकिल हुई वो खरगोश तक पहुंच गई और फिर लोमड़ी में मुंतकिल हो गई। कुछ फूड चेन इससे लंबी होती हैं, लेकिन किसी भी फूड चेन में बहुत ज्यादा लिंक्स नहीं होते। फूड चेन में मौजूद हर जानवर बजाय आगे गुजरने के अपने पिछले लेवल से बहुत सी एनर्जी हासिल करता है, जिसका मतलब ये है कि किसी जानवर की इस्तेमाल की हुई एनर्जी का सिर्फ 10% अगले लेवल तक मुंतकिल होता है। चलिए एक लंबी फूड चेन की तरफ नजर डालते हैं जो घास से शुरू होती है। इस बार चलिए एक ग्रास हॉपर को कंज्यूमर बनाते हैं। ग्रास हॉपर घास खाता है और फिर दूसरा कंज्यूमर जो एक ब्लू बर्ड है वो इसे खा लेता है। फिर इस बर्ड को तीसरे लेवल का कंज्यूमर यानी कि सांप खा लेता है। फिर ये सांप एक उल्लू खा लेता है। उल्लू इस फूड चेन में सबसे बुलंद मुकाम का प्रेडेटर है। ये सुप्रीम प्रेडेटर ना तो कोई जानवर शिकार करता है और ना ही इन्हें कोई खाता है। हम ये कह सकते हैं कि ये फूड चेन में सबसे ऊपर हैं। आप यकीनन शेर, शार्क मछली, ईगल्स और मगरमच्छ जैसे बहुत से सुप्रीम शिकारियों को पहचानते होंगे, सिर्फ इसलिए कि इन्हें कोई नहीं खाता। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इनका फूड चेन में कोई हिस्सा नहीं है। जब एक जानवर मरता है तो इनके जिस्म को डीकम्पोजर्स तोड़ देते हैं। ये डीकम्पोजर्स अमूमन बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं जो मुर्दा पौधों और जानवरों को मिट्टी में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा की शक्ल में तोड़ देते हैं, जो जवाबन फूड चेन के शुरू में पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। यही दायरा जिंदगी है। नेचुरल इकोसिस्टम में अमूमन ज्यादा मुश्किल फूड चेन्स होती हैं, ताहम आपस में मुंसलिक फूड चेन्स का जाल फूड वेब कहलाता है। तीर का निशान एनर्जी के बहाव के सिम दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जानदारों के दरमियान ताल्लुक की निशानदही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप फूड चेन्स के बारे में जरा ज्यादा जानते हैं। जरा गौर करें कि अगर आप अपने गिर्द मौजूद जानदारों के दरमियान ताल्लुक को तलाश कर सकते हैं। इस टॉपिक से मुतालिक कुछ सवालात हल करें। Feeding relationship among organisms is called food chain, food web, producers, consumers. दुरुस्त जवाब food chain. Factor that changes the size of population of a habitat is called migration, food, earthquakes, none of these. सही जवाब है migration. Grass take energy from sun and zebra eats grass and lion eats zebra. This process is called land habitat, food chain, food web, none of these. Very right. Food chain is a right answer. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।